नमस्कार मित्रों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नागरिक शास्त्र में प्रश्नों की जो श्रृंखला है जो कि विभिन्न एग्ज़ामों में उपयोगी है, चाहे वो यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड तथा अन्य, तो हम लोगों ने 111 नंबर तक के प्रश्न लगा लिए थे और उसी के आगे की श्रृंखला हम करेंगे। आपके सामने प्रश्न है, अरिस्टाटल के अनुसार राज्य एक ईश्वरीय संस्था है, राज्य एक कृत्रिम सृष्टि है, राज्य बल की सृष्टि है, राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन है डी, राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। किसके अनुसार? आपने देख लिया है, अरिस्टाटल ने कहा है कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। अगला प्रश्न, और प्रश्न आपके सामने ये रहा, अरस्तु के अनुसार राज्य है परिवार का व्यापक रूप, नैतिक और प्राकृतिक संस्था, जनता के मध्य समझौते का परिणाम, जनता और शासक के बीच समझौते का परिणाम। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी, नैतिक और प्राकृतिक संस्था। अरस्तु के अनुसार राज्य क्या है? यहाँ पर नैतिक और प्राकृतिक संस्था। आदमी एक सामाजिक प्राणी है, ऐसा किसने कहा है? अरिस्टाटल, प्लेटो, रूसो या लास्की? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, अरिस्टाटल ने आदमी एक सामाजिक प्राणी है ऐसा कहा है। अरिस्टाटल ने कहा था राज प्रगति की देन है और स्वभाव से एक सामाजिक प्राणी है। अब आपको दिख रहा होगा कि अरस्तु ने कहा था कि राज प्रगति की देन है और मनुष्य स्वभाव से एक सामाजिक प्राणी है। मैं हूँ राजू, यह घोषणा निम्नलिखित में से किसने की थी? तो जेम्स प्रथम ने, कि रॉबर्ट फिल्मर ने, कि लुई 14वें ने, कि पोप प्रथम ने? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, लुई 14वें ने कहा है। और फ्रांस के जो सम्राट हैं लुई 14वें कहा करते थे कि मैं ही राज हूँ। प्राचीन काल में प्रायः राज्य और सरकार दोनों शब्दों का प्रयोग पर्यायवाची अर्थों में किया गया है। यूरोप के निरंकुश शासक प्राय अपनी अनियंत्रित सत्ता को न्यायपूर्ण सिद्ध करने के लिए दोनों में भेद नहीं मानते थे। इसी प्रकार की प्रवृत्ति इटली में मुसोलिनी तथा जर्मनी में हिटलर के निरंकुश शासन में मिलती है। अगला प्रश्न, मैं हूँ राजू ऐसा किसने कहा था? अभी इसके पहले आपने देखा। यह कथन किसका है? इंग्लैंड का जेम्स द्वितीय, कि फ्रांस का नेपोलियन प्रथम, कि फ्रांस का लुई 14वें या जर्मनी का हिटलर? तो सही ऑप्शन फ्रांस का लुई 14वें। अगला प्रश्न, राज्य के आवश्यक तत्व हैं 7 हैं, कि 5 हैं, कि 4 हैं, कि 3 हैं? तो राज्य के आवश्यक तत्व कौन से होंगे? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 4। कौन कौन से वो 4 तत्व हैं? तो आप यहाँ देख सकते हैं, राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। तो ये आपके राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं। अब अगला प्रश्न, है राज्य का कार्य अच्छे जीवन की बाधाओं के मार्ग में बाधा पहुंचाना है। यह कथन किसका है? राज्य का कार्य अच्छे जीवन की बाधाओं के मार्ग में बाधा पहुंचाना है, यह कथन किसका है? हीगल का, बोसांके का, कांट का या ग्रीन का? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ग्रीन का। अगला, टी.एच. ग्रीन एक आदर्शवादी विचारक था। उसकी पुस्तक लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन भाषणों का संकलन है जो राजनीतिक विचारधारा का एक अमूल्य साहित्य है। ग्रीन के अनुसार राज्य का कार्य अच्छे जीवन की बाधाओं के मार्ग में बाधा पहुंचाना। इसका अर्थ है कि राज्य का उद्देश्य जीवन स्तर को बेहतर स्तर प्रदान करना है, राज्य का अपने आप में अंत नहीं। इसी प्रकार का कथन बोसांके का भी है। अगला प्रश्न आप देखेंगे स्क्रीन पर, निम्नलिखित में किसने राज्य के कार्य के संबंध में बाधाओं को बाधित करना उक्ति का प्रयोग किया है? मिल ने, ग्रीन ने, हाब्स ने या हीगल ने? तो सही ऑप्शन है बी, हीगल ने। शक्ति नहीं बल्कि सदिच्छा राज्य का आधार है। यह वाक्य किस विचार का प्रतिनिधित्व करता है? आदर्शवादी का, मार्क्सवादी का, यथार्थवादी का, ये विकासवादी का? तो आप देख सकते हैं आदर्शवादी का, कि शक्ति नहीं बल्कि सदिच्छा राज्य का आधार है। यह वाक्य किस विचार का प्रतिनिधित्व करता है? तो आदर्शवादी का। आप इसकी व्याख्या देख सकते हैं, राज्य किसी ऐसी संस्था में निहित नहीं होता जो एक बार और हमेशा के लिए बनी हो। यह उस सामान्य इच्छा को व्यक्त करता है जो एक सामान्य भले हेतु कार्यशील होती है। टी.एच. ग्रीन जो एक ब्रिटिश दार्शनिक और विचारक थे,
का ऐसा ही मत था। इन्हें इंग्लैंड में आदर्शवादी विचारधारा का समर्थक माना जाता है। टी.एच. ग्रीन ने कहा था कि शक्ति नहीं बल्कि सदिच्छा राज्य का आधार है। राजनीतिक कृतज्ञता का सिद्धांत प्रतिपादित किया है मार्क्स ने, जे.एस. मिल ने, बोशांके ने या टी.एच. ग्रीन ने? यानी राजनीतिक कृतज्ञता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? मार्क्स ने, जे.एस. मिल ने, बोशांके ने या टी.एच. ग्रीन ने? तो सही आंसर है डी, टी.एच. ग्रीन ने राजनीतिक कृतज्ञता का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। इसकी व्याख्या देखेंगे। टी.एच. ग्रीन ने अपनी विख्यात कृति लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन में राजनीतिक कृतज्ञता का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। ग्रीन का इस संबंध में कहना है कि राज्य ऐसी संस्था है जिसका ध्येय समान हित को बढ़ावा देना है। समान हित का विचार ही राजनीतिक कृतज्ञता का आधार है। इसी के साथ हम अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, संकल्प ना कि शक्ति राज्य का आधार है, किसने कहा है? संकल्प ना कि शक्ति राज्य का आधार है, किसने कहा है? प्लेटो ने, ग्रीन ने, हॉब्स ने या मैकियावेली ने? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, ग्रीन का कथन है कि संकल्प ना कि शक्ति राज्य का आधार है। अगला प्रश्न, व्याख्या भी देख सकते हैं आप कि राज्य का आधार व्यक्तियों की सामाजिक और जन कल्याणकारी इच्छा है। ग्रीन के अनुसार राज्य शक्ति नहीं वरन मानवीय इच्छा पर आधारित होता है। व्यक्ति राज्य की आज्ञाओं का पालन स्वयं अथवा भय के कारण नहीं वरन अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण करते हैं। अगला प्रश्न, राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, यह किसने कहा है? डेविड ईस्टन का कथन है कि गार्नर का, कि ग्रीन का, कि लास्की का? तो सही ऑप्शन है सी, ग्रीन ने कहा है कि राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है। किसने कहा है ये? ग्रीन ने। किसने कहा है राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है? अभी आपने पढ़ा, टी.एच. ग्रीन ने कहा है ये। किसने कहा है इच्छा शक्ति नहीं राज्य का आधार है? इच्छा शक्ति नहीं राज्य का आधार है। तो आपने अभी अभी ये पढ़ा है, टी.एच. ग्रीन का कथन है। अगला प्रश्न, शक्ति ही नहीं वरन इच्छा ही सरकार राज्य का आधार है, यह कथन किस विचारक का है? शक्ति ही नहीं वरन इच्छा ही राज्य का आधार है, यह कथन किसका है? तो ग्रीन का ही कथन है। अगला प्रश्न, राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, यह किसका कथन है? टी.एच. ग्रीन, कार्ल मार्क्स, मैकियावेली, हॉब्स? तो यह कथन है टी.एच. ग्रीन का। और इसी के साथ हम अगला प्रश्न देखेंगे। आदर्शवाद है राज्य का समर्थक है, राज्य के विरुद्ध, राज्य व व्यक्ति का समर्थक, व्यक्ति का समर्थक? किसका है? आदर्शवाद है राज्य का समर्थक कि राज्य के विरुद्ध, या राज्य व व्यक्ति का समर्थक कि राज्य का समर्थक? तो सही ऑप्शन है इसमें ए, राज्य का समर्थक है। आदर्शवादी विचारक राज्य के समर्थक हैं। आदर्शवाद राज्य को नैतिक संस्था मानते हुए व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक मानता है। आदर्शवादी विचारक राज्य के समर्थक हैं। आदर्शवाद राज्य को नैतिक संस्था मानते हुए व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक मानता है। कांट, हीगल, ग्रीन, ब्रैंडले, बोसांके आदि विचारकों द्वारा प्रमुख रूप से इनका समर्थन किया गया है, परंतु इस सिद्धांत का चरमोत्कर्ष हमें हीगल की विचारधारा में मिलता है। अगला प्रश्न, जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है, यह किसकी परिभाषा है? गिलक्रिस्ट, गार्नर, मैटलैंड या बकल? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, मैटलैंड ने कहा है। राजनीति शास्त्र की प्रगति को लेकर विभिन्न राजनीतिक विचारकों में मतभेद है। अरस्तु ने राजनीतिक शास्त्र को सर्वोच्च विज्ञान माना है। बोंदा, हॉब्स, मॉन्टेस्क्यू, ब्राइस, लास्की आदि ने भी इसका समर्थन किया है, किंतु कुछ विचारक जैसे मैटलैंड, बकल, काम्टे, बर्क आदि राजनीतिक शास्त्र को विज्ञान मानने को तैयार नहीं है। इसी संदर्भ में मैटलैंड ने कहा है कि जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों के लिए नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है। बकल ने कहा है कि राजनीति का विज्ञान होना तो दूर, वह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। बर्क का कहना है कि जिस प्रकार हमें सौंदर्य शास्त्र को विज्ञान की शाखा संज्ञा नहीं दे सकते, उसी प्रकार राजनीति शास्त्र को विज्ञान नहीं कहा जा सकता। अगला प्रश्न, किसने कहा है राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानना तो बहुत दूर, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई है? अभी अभी आपने इसमें पढ़ा। ऑप्शन ए मैटलैंड, ऑप्शन बी बक्कल, ऑप्शन सी लीकाक, ऑप्शन ई गेटेल? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, बक्कल ने कहा है।
निम्नलिखित में से कौन राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानता? अरस्तु, जेलेनिक, लॉर्ड ब्राइस, F.W. मेटलैंड। तो सही ऑप्शन है F.W. मेटलैंड नहीं मानता। अगला प्रश्न, वह कथन जो कहता है राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अनिवार्य है, यह इनका आरोपण है व्यक्तिपरक का, अराजकवादी, आदर्शवादी या मार्क्सवादी? वह कथन जो कहता है राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अनिवार्य है, यह इनका आरोपण है व्यक्तिपरक, अराजकवादी, आदर्शवादी या मार्क्सवादियों का? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, आदर्शवादी कहते हैं कि राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अनिवार्य है। आदर्शवादी विचारधारा में राज्य को सर्वोच्च नैतिक संस्था माना जाता है, इसके ऊपर कोई अंकुश नहीं है। हीगल इसे पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा कहकर संबोधित करता है। प्राचीन भारत में भी राज्य को एक दैविक संस्था के रूप में स्वीकार किया गया है, उसके ऊपर केवल धर्म का बंधन है। अतः आदर्शवाद के अनुसार राज्य के बिना व्यक्ति का कोई अस्तित्व ही नहीं है, उसका नैतिक विकास राज्य में ही संभव है। निम्न में से किस तत्व को प्लेटो ने अधिक महत्व नहीं दिया है? उद्यमिता को, क्षुधा या उत्पादन को, शौर्य को या विवेक को? निम्न में से किस तत्व को प्लेटो ने अधिक महत्व नहीं दिया है? उद्यमिता को, क्षुधा या उत्पादन को, शौर्य को, विवेक को? तो किसने नहीं दिया? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, उद्यमिता तत्व को प्लेटो ने अधिक महत्व नहीं दिया है। प्लेटो ने उद्यमिता को अधिक महत्व नहीं दिया। प्लेटो के अनुसार राज्य व्यक्ति का ही बृहद रूप है, इसलिए राज्य की प्रकृति समझने के लिए मनुष्य की प्रकृति समझना जरूरी है। प्लेटो के अनुसार मनुष्य के व्यवहार के तीन मुख्य स्रोत, इच्छा या तृष्णा, भावना या मनोवेग और ज्ञान या विवेक। प्लेटो के अनुसार ये सभी गुण सभी मनुष्यों में पाए जाते हैं, परंतु विभिन्न मनुष्यों में भिन्न भिन्न गुणों की प्रधानता रहती है। इस आधार पर प्लेटो ने समाज में तीन वर्गों की पहचान की है, जिनमें इच्छा या तृष्णा की प्रधानता होती है, वे उद्योग व्यापार को तत्पर होते हैं, इनमें भावना की प्रमुखता है, वे सैनिक का व्यवसाय अपनाते हैं, तथा जो ज्ञान से संपन्न है वे दार्शनिक के रूप में ख्याति अर्जित करते हैं। अगला प्रश्न, एक आदर्श राज्य की जनसंख्या प्लेटो ने इतनी निर्धारित की है, 1900, 5040, 10,000 या 1,00,000? तो सही ऑप्शन है बी, 5040। प्लेटो अपने दार्शनिक ग्रंथ रिपब्लिक में आदर्श राज्य की कल्पना की है। उनका आदर्श राज्य आदर्शवादी साम्यवाद पर आधारित है, जहां स्त्री और पुरुष सभी कानून के सम्मुख समान है, सभी को शिक्षा का अधिकार है, जहां का शासक दार्शनिक हो। प्लेटो ने आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 व्यक्ति निर्धारित की है। अगला प्रश्न, है आपके सामने, वुडरो विल्सन के अनुसार कौन कार्य राज्य का ऐच्छिक कार्य है? कानून व्यवस्था बनाए रखना, श्रम कानून बनाना, दीवानी मामलों को निपटाना, मनुष्यों द्वारा किए गए समझौतों का पालन करना। वुडरो विल्सन के अनुसार कौन कार्य राज्य का ऐच्छिक कार्य है? कानून व्यवस्था बनाए रखना, श्रम कानून बनाना, दीवानी मामलों को निपटाना, मनुष्यों द्वारा किए गए समझौते का पालन करना। तो सही ऑप्शन क्या होगा? बी, श्रम कानून बनाना वुडरो विल्सन के अनुसार राज्य का ऐच्छिक कार्य है। अगला प्रश्न, अच्छा व्याख्या भी हम देखेंगे। जहां उदारवादी विचारक राज्य के न्यूनतम कार्य क्षेत्र का समर्थन करते हैं, वहीं समाजवादी विचारक राज्य के अधिकतम कार्य क्षेत्र को महत्वपूर्ण मानते हैं। इसी संदर्भ में राज्य के उचित कार्य क्षेत्र के निर्धारण के लिए अनेक विद्वानों ने राज्य के कार्य को दो भागों में, आवश्यक कार्य तथा ऐच्छिक कार्य में बांटा है। वुडरो विल्सन के अनुसार राज्य के आवश्यक कार्य व्यवस्था बनाए रखना, दीवानी मामलों को निपटारा, व्यक्तियों में आपसी संविदा से उत्पन्न अधिकारों को निश्चित करना तथा नागरिकों के राजनीतिक कर्तव्यों को निर्धारित करना है। वुडरो विल्सन के अनुसार राज्य के ऐच्छिक कार्य निम्न हैं: उद्योग व्यापार पर नियंत्रण, श्रम कानून बनाना, आवागमन की व्यवस्था आदि। इस प्रकार श्रम कानून बनाना राज्य का ऐच्छिक कार्य है। अगला प्रश्न, ईश्वर न ही ईश्वर की रचना है
न श्रेष्ठ शारीरिक बल की, न ही प्रस्तावों एवं सम्मेलनों की कृति है, न ही परिवार का मात्र विस्तार है। यह कथन किसका है? मैकाइवर का, गार्नर का, गेटेल का, मोरगान का। ईश्वर न ही ईश्वर की रचना है, न श्रेष्ठ शारीरिक बल की, न ही प्रस्ताव एवं सम्मेलनों की कृति है, न ही परिवार मात्र का विस्तार है। यह कथन है ऑप्शन बी, गार्नर ने कहा है। राज की उत्पत्ति एवं विकास की व्याख्या करने के क्रम में दैवी सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत, पैतृक सिद्धांत, मातृक सिद्धांत अस्तित्व में आए, लेकिन ये सिद्धांत राज की उत्पत्ति की व्याख्या आंशिक रूप से ही कर पाए। राज की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत है। विकासवादी सिद्धांत के समर्थन में ही गार्नर ने कहा, राज ना ही ईश्वर की रचना है, ना श्रेष्ठ शारीरिक बल का परिणाम, ना ही किसी प्रस्ताव या समझौते की कृति, और ना ही परिवार का विस्तृत रूप। यह तो क्रमिक विकास से उदित एक ऐतिहासिक संस्था है। अगला, मैकाइवर के अनुसार राज्य को निम्न में से कौन सा संबंधित कार्य नहीं है, कौन संबंधित कार्य नहीं करने चाहिए? साहित्य एवं कला पर नियंत्रण, पुस्तकालयों की व्यवस्था, कानून व्यवस्था का प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधनों का शोषण। तो मैकाइवर के अनुसार राज्य को कौन संबंधित कार्य नहीं करने चाहिए? तो आप बताएंगे इसमें ऑप्शन ए, साहित्य एवं कला पर नियंत्रण। अब हम इसकी व्याख्या भी देख लें। मैकाइवर ने अपनी पुस्तक द वेब ऑफ गवर्नमेंट में लिखा है कि राज्य को कला, साहित्य, संस्कृति व धर्म के क्षेत्र में नियंत्रण संबंधी कार्य नहीं करने चाहिए। मैकाइवर सेवाधर्मी राज्य का समर्थक था। उसने यह विश्वास प्रकट किया है कि जब तक आधुनिक राज्य की लोकतंत्रीय व्यवस्था को अक्षुण्ण रखा जाता है, तब तक पूंजीवाद की बुराइयों से डरने की आवश्यकता नहीं। मैकाइवर ने राज्य के विकास के बारे में अपने ग्रंथ द मॉडर्न स्टेट में लिखा है कि रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है। इसी के साथ अगला प्रश्न, राज्य एक निश्चित भूभाग में जनता द्वारा कानून स्थापना के लिए संगठित समूह का नाम है। यह कथन किसका है? यानी राज्य एक निश्चित भूभाग में जनता द्वारा कानून स्थापना के लिए संगठित समूह का नाम है। यह कथन किसका है? लिकाक का, बिलोबी का, लास्की का या मैकाइवर का? तो सही ऑप्शन है इसमें, बताएं ऑप्शन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टार लगा हुआ है। तो इसमें अनेक राजनीतिक वैज्ञानिकों ने अपने दृष्टिकोण और अनुभव के आधार पर राज्य की परिभाषित करने का प्रयास किया है। इसी क्रम में राज्य को परिभाषित करते हुए विल्सन ने कहा है कि राज्य एक निश्चित भूभाग में जनता द्वारा कानून की स्थापना के लिए संगठित समूह का नाम है। यानी यहाँ पर विल्सन होगा आंसर, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है। अन्य विद्वान ब्लंटसली के अनुसार राज्य एक निश्चित भूभाग में रहने वाले राजनीतिक तौर पर संगठित लोगों का समुदाय है। आप व्याख्या देख सकते हैं। अगला, राज्य परिवारों और गांवों का संगठन है जिसका उद्देश्य एक संपूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करना है। इस उद्धरण के लेखक प्लेटो हैं, अरस्तु हैं, अज्ञात यूनानी विचारक या सोफिस्ट हैं। यानी राज्य परिवारों और गांवों का संगठन है जिसका उद्देश्य एक संपूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करना है। इस उद्धरण के लेखक कौन है? प्लेटो हैं कि अरस्तु हैं कि अज्ञात यूनानी विचारक के सोफिस्ट है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, अरस्तु ने कहा है कि राज्य परिवारों और गांव का संगठन है। अगला प्रश्न, व्याख्या देखेंगे। राज्य परिवारों गांव का संगठन जिसका उद्देश्य एक पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करना है। उस उद्धरण के लेखक अरस्तु हैं। आत्मनिर्भर जीवन का आशय राज्य या राजनीतिक समुदाय का लक्ष्य उच्चतम आदर्शों की प्राप्ति से है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर पत्र में इस प्रश्न का उत्तर डी को माना था, जो कि गलत है। यानी यहाँ पर सोफिस्ट को माना है, जो कि गलत है, जबकि इसका आंसर क्या होगा? अरस्तु। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य आप देख सकते हैं कि प्लेटो राज्य को एक ऐसा समुदाय बताते हैं जिसमें मनुष्य की प्रतिभाओं को निखारने का सर्वोत्तम मार्ग मिलता है और राजनीति का उद्गम स्थल प्राचीन यूनान माना गया है। अगला प्रश्न, राज्य परिवारों तथा गांवों का समूह है जिसका लक्ष्य एक पूर्ण आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति। यह कथन किसका है? अभी इसके पहले आपने इसी प्रश्न को हल किया है, अरस्तु की, प्लेटो के, एक्विनास या बोंदा? तो सही ऑप्शन है अरस्तु। अब अगला प्रश्न, 140 नंबर तक हम इसको कर चुके हैं। 40 के बाद हम
अब 41 नंबर पे चलेंगे। राज्य एक परिवार का विस्तार है, ऐसा किसने कहा है? तो ये कथन अरिस्टाटल का है, अर्थात अरस्तु की अध्ययन पद्धति में विश्लेषणात्मक की विशेषता है। अरस्तु राज्य को एक पूर्ण वस्तु मानते हुए उसके निर्माणकारी तत्वों जैसे ग्रामों, परिवार तथा उसके बाद नागरिकों का अध्ययन करता है। वह परिवार को व्यक्ति के स्वरूप का विस्तार कहता है, ग्राम को परिवार के स्वरूप का विस्तार और अंत में राज्य को परिवार का विस्तार कहा है। किसने कहा है कि जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है? ये किसका कथन है कि जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है? तो आंसर इसमें होगा सी, सेबाइन का कथन है कि अरस्तु का आदर्श राज्य वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है। ये सेबाइन का कथन है, जो अरस्तु का आदर्श राज्य वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है। उक्ति सेबाइन द्वारा की गई है। मित्रों, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि इसकी व्याख्या को भी गौर से देखिए, क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे प्रश्न आपके उतनी ही आपके मस्तिष्क में चढ़ेंगे। तो मैं इसीलिए हर व्याख्या को पढ़ रहा हूँ ताकि आप लोग उसको देख लें। अरस्तु सभी प्लेटोवादियों में महान है, ये किसने कहा है? E.M. फोस्टर ने। अरस्तु आदर्श राज्य पर ही नहीं बल्कि राज्यों के आदर्शों पर पुस्तक लिखता है, ये किसका कथन है? सेबाइन का। किसने राज्य को एक संप्रभु भू क्षेत्रीय समूह कहा है? मैक्स वेबर ने, लास्की ने, डेविड हेल्ड ने, लासवेल ने। ऑप्शन डी, लासवेल ने कहा है कि राज्य को एक संप्रभु भू क्षेत्रीय समूह कहा है। प्रसिद्ध राजनीति शास्त्री लासवेल ने राज्य को एक संप्रभु भू क्षेत्रीय समूह कहा है। लासवेल संप्रभुता के परंपरागत स्वरूप को स्वीकार नहीं करते। अनुभाविक आधार से देखने पर राज्य में संप्रभुता की अधिकांश परंपरागत विशेषताएं सत्य प्रतीत नहीं होती। लासवेल संप्रभुता को सत्ता की उच्चतम मात्रा के रूप में परिभाषित करते हैं। उनके अनुसार राज्य व्यक्तियों का ऐसा समुदाय है जो समस्त बल के सर्वोच्च स्रोत के रूप में संगठित सत्ता रखता है। वेबर भी कहते हैं कि राज्य का अस्तित्व यदि किसी राजनीतिक संघ का अधिकारी तंत्र सफलतापूर्वक औचित्यपूर्ण भौतिक बल पर एकाधिकार का प्रयोग करता है। लासवेल मानते हैं कि संप्रभुता के साथ साथ अन्य शक्ति संरचनाएं भी सर्वोच्च हो सकती हैं। उनकी सर्वोपरिता व्यक्तिक, विभाजित, स्थानिक आदि हो सकती है। इस आधार पर उन्होंने राज्य को एक संप्रभु भू क्षेत्रीय समूह कहा है। इसी के साथ हम अगला प्रश्न देखेंगे। 144 144 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, और वो प्रश्न ये रहा। राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है, यह कथन किसका है? MP फॉलेट का, हीगल का, प्लेटो का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है बी, हीगल ने कहा है। राज्य की आदर्शवादी व्याख्या हीगल, प्लेटो, MP कांट, ग्रीन जैसे दार्शनिकों द्वारा की गई है। इनके अनुसार राज्य सर्वोच्च नैतिकता है। इसी संदर्भ में हीगल ने कहा है राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है। इसी संदर्भ में अपनी पुस्तक न्यू स्टेट में MP फॉलेट ने लिखा है कि मेरी आत्मा का निवास स्थान राज्य में है। हीगल ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ इतिहास के दर्शन में लिखा है मनुष्य का सारा मूल और महत्व उसकी समूची आध्यात्मिकता सत्ता केवल राज्य में ही संभव है। अगला प्रश्न, एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करे क्या कहलाता है? समाजवादी राज्य, पुलिस राज्य, कल्याणकारी राज्य, सर्वोदय। ऑप्शन सी, कल्याणकारी राज्य कहलाता है। वह राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करता है कल्याणकारी राज्य कहलाता है। डेविस मार्श अपनी पुस्तक द वेलफेयर स्टेट में इस कल्याणकारी राज्य की विशेषता बताते हुए कहते हैं ऐसा राज्य अपने नागरिकों को रोजगार, न्यूनतम आय, शिक्षा का अधिकार तथा आसक्तता की स्थिति में संरक्षण का अधिकार और सामुदायिक आश्रय प्रदान करने का आशय है। अगला, निम्नलिखित विचारकों में से कौन एक राज्य के यांत्रिक स्वरूप की अवधारणा का समर्थक नहीं है? हाब्स की, मिल की, बेंथम की, ग्रीन। यानी कौन एक राज्य के यांत्रिक स्वरूप की अवधारणा का समर्थक नहीं है? तो डी, ग्रीन नहीं है, बाकी समर्थक हैं। ग्रीन एक आदर्शवादी विचार है कि जो राज्य को एक सर्वोच्च नैतिक संस्था मानता है, जबकि बेंथम, मिल, हाब्स राज्य को मानव निर्मित यंत्र
माना है, इसका निर्माण संचालन मानव ने अपने कल्याण के लिए किया है। राज्य विधि का शिशु तथा जनक दोनों ही ये कथन संबंधित है। मैकाइवर से कि ऑस्टिन से कि हाब्स की क्रैब से। तो आप बता सकते हैं कि राज्य विधि का शिशु तथा जनक दोनों ही ये कथन संबंधित है ए मैकाइवर से। अगला प्रश्न है 148 नंबर प्रश्न, आप देखेंगे इसकी व्याख्या भी आप देखेंगे कि मैकाइवर ने अपनी पुस्तक द मॉडर्न स्टेट, मैकाइवर की पुस्तक है मॉडर्न स्टेट में बहुलवाद के सिद्धांत के क्षेत्र में योगदान करते हुए तर्क दिया है कि राज्य कानून का जनक एवं शिशु दोनों है। यह साधारण कानून का निर्माण करता है और उससे ऊपर है। ये कानून नागरिकों के आपसी संबंधों तथा राज्य के साथ नागरिकों के संबंधों का नियमन करते हैं। इसके अलावा राज्य का संवैधानिक कानून राज्य से ऊपर इसका यह अतिक्रमण नहीं कर सकता। कानून का अंग्रेजी समानार्थी ला है। इसकी उत्पत्ति ट्यूटन जर्मन भाषा की लैग धातु से हुई है। अगला प्रश्न, आधुनिक राज्यों में स्थिति समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है, कथन किसका है? आधुनिक राज्यों में स्थिति समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है, यह कथन किसका है? बार्कर, ब्राइस, ड्यूजर, थॉमस हेयर। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, बार्कर ने कहा है कि आधुनिक राज्यों में स्थिति समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है। अगला, इसकी आप व्याख्या देख सकते हैं। बार्कर का कहना है कि आधुनिक राज्यों में स्थिति समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है क्योंकि व्यक्तियों ने आपसी हितों के लिए राज्य में छोटे से छोटे समूह बना लिए हैं। इसके पहले स्पेंसर जैसे विद्वानों ने व्यक्ति बनाम राज्य जैसे सिद्धांतों की प्रमुखता दी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? भूमंडलीकरण का क्या तात्पर्य होगा? अंतर्राष्ट्रीयतावाद, संप्रभु राज्यों का अंत, क्षेत्रवाद, विश्व समाज के सहकारी स्वरूप का उद्भव। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी, विश्व समाज के सहकारी स्वरूप का उद्भव। ग्लोबलाइजेशन या भूमंडलीकरण वह प्रक्रिया जिसमें व्यापार, सेवा या तकनीकियों को पूरे संसार में वृद्धि, विकास और विस्तार किया जाता है। पिछले कुछ दशकों में भूमंडलीकरण बहुत तेजी से हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप पूरे विश्व में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पारस्परिकता में तकनीकी, दूरसंचार, यातायात आदि की उन्नति में भूमंडलीकरण के माध्यम से वृद्धि हुई है। और आपका अगला प्रश्न, निम्न के कौन से युग में सही है? मनुष्यों का सामूहिक भाईचारा, कांट ने कहा है। राज्य की उच्चतम तार्किकता, बोसांके की है। कि राज्य समुदायों का समुदाय है, ग्रीन ने कहा है। मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार, लाक है। तो सही ऑप्शन डी है जो सही है कि मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार लाक ने कहा है। इसकी हम व्याख्या देखेंगे। लाक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों को प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे और प्रत्येक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के अधिकारों का आदर करता था। इसमें मुख्य रूप से 3 प्राकृतिक अधिकार जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति के थे। अतः प्राकृतिक अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह सबल हो अथवा निर्बल हो, उसे जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति का समान अधिकार प्राप्त था। धन्यवाद। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर उसमें कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करें और साथ ही कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं कि वो त्रुटि क्या है। धन्यवाद।